हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं आप यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पे आपदा प्रबंधन के चैप्टर जो है दूसरा है, जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। क्या है? बाढ़ और सुखाड़ से हम चर्चा करेंगे कि बाढ़ किसे कहते हैं, सुखाड़ किसे कहते हैं। इतने जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 2-4 नंबर जो होते हैं 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है, क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न लिए हुए हैं, बाढ़ कैसे आती है। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ने से पहले ना उसको जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो ध्यान से समझिएगा, और समझने के बाद आपको पूरा ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि बाढ़ ये आती कैसे है। आपको स्पष्ट करना है, समझाना है, ध्यान समझिएगा। बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है? नदी में पानी का ज़्यादातर से भर आना, ठीक है, वर्षा का आना, ये सभी मोस्ट मतलब ये जरूरी होता है। बाढ़ आने के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण दो बताया, आकस्मिक अधिक वर्षा के कारण एकाएक अधिक पानी बढ़ जाना, नदी में बाढ़ आ जाना, नदी के पेंदे में बलुआ गाद वर्ष भर से जमा होकर नदी में पानी रखने की क्षमता कम हो जाती है। नतीजा होकर यह बरसात में अधिक वर्षा होने से यह उस नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण गति की पानी बढ़ जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधी बात करेंगे कि जो खूब वर्षा होती है, नदी में पानी है, तालाब में पानी है, समुंदर में पानी है, लेकिन जब लगातार अगर बहुत दिनों तक कुछ दिनों लगातार अगर बाहरी बारिश होता रहे तो नदियों का पानी, तालाबों का पानी क्या होता है, अपने तल से बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि ये किनारा है और ये किनारा है, पानी यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है। जैसे ही पानी, जब खूब पानी होता है तो पानी क्या होता है, पानी भरते भरते इस किनारा के पास आ जाता है। क्या आता है? ये किनारा के पास आ जाता है, और जहाँ पे किनारा कमज़ोर होता है यहाँ से टूटता है और ये पानी ये बिखर कर गाँव की तरफ चला जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ आना संभव हो जाता है। तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिस कारण से गति पानी का बढ़ जाता है, पानी का गति जो होता है तेजी बढ़ जाता है, पानी गति के पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। इस तरह पानी धारा अपने क्षमता समाप्त हो जाती है और फलतः बाढ़ आ जाती है, जिससे यह तटबंध के टूटने से भी बाढ़ है। जैसे पहले था तटबंध टूटता है, यानी कि यहाँ पे जो बांधे हैं, सीधा सीधी बोले तो ये नहर है और यहाँ पर पानी भर गया, यहाँ से ये इधर टूट गया और इधर से यहाँ मान लेते हैं इधर टूट गया, इसका पानी इधर गाँव में फैल गया, तो ये क्या होता है, बाढ़ आना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से होने वाली हानियाँ की चर्चा करें। बाढ़ तो आया, लेकिन बाढ़ आता है तो क्या फ़ायदा होता है? नहीं, बाढ़ आता है तो नुकसान ही होता है। तो बाढ़ आने से नुकसान होता है, यानी कि हानि होता है। किस चीज़ की हानि होती है? बाढ़ से होने वाली हानियाँ अनेक है। 1000 लोग बेघर घर हो जाते हैं, कुछ बह के भी चले जाते हैं, खेत में लगी फसलें बर्बाद हो जाती है, सड़कें टूट जाते हैं, लोग असहाय हो जाते हैं। बाढ़ में पशु को भी बहुत देखा गया है, सांप अपने बिल में निकल घरों में प्रवेश कर जाते हैं और ऊंचे स्थान पर अपना बस खोजते हैं। मकान के गिरने और दहने का भी कारण लोग अवासनीय हो जाते हैं। जब बाढ़ आता है, घर में जब पानी घुसता है, तो जब घर में जब पानी घुसेगा तो लोगों को रहने के लिए हर फसल बर्बाद हुआ, घर का सामान बर्बाद, कभी कभी तो रोडें टूट जाती है, घर गिर जाता है, तो ये बहुत सारे परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इस तरह का बहुत सारे नुकसान हो जाता है। उसके बाद बाढ़ को समाप्त होते ही महामारी फैल जाती है, बीमारी फैल जाता है, पानी जमा होने से मच्छर फैल जाता है, कचरा जम जाता है, बदबू आने लगता है, तो वहाँ से एक महामारी भी फैल जाती है। कुआँ का पानी दूषित हो जाता है और सरकार का स्वास्थ्य विभाग उसकी देखभाल करता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसे देखभाल करता है, सही बात है, कहीं कहीं पे तो करता है, कहीं कहीं पे तो ध्यान भी नहीं देता है, बस नाम के लिए करता है। तो जब इस तरह का जो बातें होती है, यानी कि बाढ़ से रिलेटेड, तो बहुत सारी परेशानियां होती है, बाद में इस तरह का बीमारी फैलता है। तो सोचिए कितना हानिकारक हो, हानि पहुंचता है। सबसे पहले तो घर गया, खाने के लिए आदमी तरस जाता है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं बचता है, बड़े महंगे महंगे घर में सामान होते हैं, सभी पानी में दह जाते हैं, धस जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, कभी कभी तो मकान भी ढह के गिर जाता है। तो ऐसी हानियाँ, क्षति पहुँचता है। अगली हम बात करते हैं, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां को लिखें। मतलब बाढ़ आती है, ठीक है, तो जब बाढ़ आती है तो इसे सुरक्षा के लिए सावधानी भी तो होनी चाहिए। ये क्या क्या सावधानी हो सकती है? तो देखिए, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां अनेक हैं। इनमें से एक
या दो अधिक उपयोग में अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि पहले वाले, नदी के पेटी में जम चुके गादी को गहराई तक सफाई किया जाए, नदी में जाल धारण करने की क्षमता वृद्धि किया जाए। दूसरे की, नदी के दोनों तटों पर बांध तट का निर्माण करवाया जाए। अब सबसे पहले पहला टॉपिक को समझ लीजिए। बाढ़ की सुरक्षा अपनाई जाने वाली सावधानियां अनेक है। पहला है कि एक या अथवा सभी उपयोग में अपनाए जाने वाले, सबसे पहले नदी की पेटी में जम चुके गादी को गहराई से साफ किया जाए। बात करें ना तो नदी में क्या होता है ना, जब गंदगी जब बैठ जाता है ना तो वो भर जाता है। तो सबसे पहले नदी को थोड़ा सा साफ किया जाए, गड्ढा किया जाए नदी को, ताकि नदी का पानी नीचे रहे, ऊपर जल्दी नहीं फैले। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है कि नदी का दोनों तरफ जो बांध होता है उसको मजबूती से बांधा जाए। कभी कभी जब बांध जो बांधा जाता है तो यह हो सकता है कि सीमेंट से उसे पिलर से घेरा भी जाता है, कहीं कहीं पे बोरा में जो होता है ना मिट्टी बालू डालकर उसे बांधा भी जाता है। तो बांध जितना मजबूत रहेगा, पानी जितना भी आएगा वो बांध जल्दी नहीं टूटता। तो दूसरा स्टेप ये अपनाना चाहिए। नदियों को दोनों तरफ बांध एकदम निर्माण करना चाहिए। जिस नदी का लगातार प्रति वर्ष बाढ़ आती है उस नदी को यंत्र नहरें निकालकर उन्हें अन्य नदियों से जोड़कर नदी में जल भार को कम किया जाए। अब मान लेते कि नदी में पानी आ रहा बहुत आ रहा है, तो कुछ ऐसा व्यवस्था लगाइए जो नदी से, एक बम नहर होता है, नदी से नहर निकाल दीजिए। जो नदी में पानी आए तो नदी का पानी नहर में चला जाए, जिससे नदी का पानी का स्तर कम हो जाए। इससे भी बाढ़ को रोका जा सकता है। तो ये सभी जो काम होता है सरकार को होती है और सरकार को इस पर देखरेख करना चाहिए। अगला हम बात करते हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। बाढ़ को नियंत्रण का मतलब होता है उसे रोकथाम करने के लिए क्या, जैसे कि बाढ़ तेज आ रहा है तो उसको निम्न किया जाए, उसे रोका जाए, संभवत किया जाए। इससे क्या क्या उपाय हो सकती है। पहला बात है, बाढ़ पर नियंत्रण हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां इस प्रकार है। बांध का निर्माण करिए, पहले ही बताएं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वही बात पूछा। बांध का निर्माण करिए, हम पहले ही बता दिए कि ये नदियाँ है, ऐसे घूमते हुए नदी जा रही है, ठीक है। और ये नदी के जो दोनों तरफ से, ये इसको बोलते हैं बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों को बांध बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ का जो नदी का जो बांध होगा, जितना मजबूत बांध होगा, जितना ऊंचा बांध होगा ना, इसका पानी जल्दी स्तर ऊपर में नहीं आएगा। लेकिन ये बांध हो जाएगा पतला कमजोर, तो ये जल्दी इसका पानी का धार आएगा, इसको तोड़ देगा। और जैसे ये तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जब तोड़ेगा तो इधर का पानी जो होता है ऐसे ऐसे बहना शुरू हो जाएगा और इधर बाढ़ आना शुरू हो जाएगा। ये है दूसरा स्टेप। जलाशय को निर्माण करना। जलाशयों का निर्माण करने का मतलब है जल को है ना दूसरे नहरों में भेजने के लिए वहाँ पे कुछ टैंक लगा दीजिए, जिसको क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। वहाँ से पानी का डिवाइड कर दीजिए। जो पानी वहाँ से कहीं कहीं नहर, जैसे कि मान लेते हैं कि खूब पानी है तो यहाँ से ना एक चैम्बर लगा दीजिए और यहाँ से कि नहर ऐसे खोल दीजिए, जो इसका पानी इसमें भी चल जाए, कुछ दूर पर इधर भी नहर लगा दीजिए, का पानी इधर भी जाए इधर, ताकि इससे जो नदी का पानी का स्तर कम रहे। अगला वनस्पति आवरणों को बढ़ाना। वनस्पति आवरण जैसे कि पेड़ पौधे को लगा दीजिए, मिट्टी को मजबूत करके रखता है, उससे भी बाढ़ को रोकता है। तटबंधों को ऊंचा बनाकर एवं मजबूत बनाए। अब ऊंचा बनाने का मतलब क्या होता है, इसको जो बांध बताया है, ये जो बांध है इस बांध को खूब ऊंचा बनाइए, खूब ऊंचा, और खूब मिट्टी रेत बालू सीमेंट और क्या होता है उससे डालकर एकदम खूब मजबूत बना दीजिए, ताकि पानी इसका इसी में रहे और बाहर नहीं है। अगला है नदियों को तल से जमा अवसाद की सफाई। जमा अवसाद मतलब जब पानी यहाँ पे आता है तो वो अपने साथ रेत लेकर आता है। रेत मतलब मिट्टी हो गया, ठीक है, बालू हो गया। तो बालू आता है यहाँ से ले लिया या यहाँ पे उझिल देता है, तो ये बालू का स्तर यहाँ पे ऊंच हो जाता है। तो जब ऊंचा होगा बालू का स्तर तब पानी भी ऊपर हो जाएगा। इसलिए समय समय पे जब बाढ़ खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, तो इसको सफाइया भी करवाना चाहिए, ताकि पानी का स्तर निम्न नीचे ही रहे। तो ये करवाना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी जी आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति की परिभाषा दीजिए। अब सुखाड़ की स्थिति पूछ रहा है। सुखाड़ की स्थिति कैसी होती है, सुखाड़ कैसे आती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, इसके पहले बाढ़ बता दिए, अब आ गया सुखाड़। ध्यान समझिएगा, सुखाड़ जब होता है ना, जब वर्षा नहीं होता है, ठीक है, वर्षा नहीं आने पर सुखाड़ होता है। सुखाड़ कैसे हो जाएगा, जब बाढ़ होगा ही नहीं तो मिट्टी के नमी नहीं बनेगा, और मिट्टी जो हो जाएगा वह गर्दे की तरह हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, तो वह उसमें अनाज नहीं होगा। किसी वर्ष मानसून धोखा दे जाती है। सही बात है, वर्षा नहीं हो पाती है। वास्तव में सूखा इसी कारण आता है। जैसे कि 2024 की बात करें तो 2024 में वर्षा बढ़िया से हुआ नहीं, और शुरुआत में वर्षा हुआ, लेकिन जब कोई सभी व्यक्ति जब धान रोप दिए तो वर्षा हुआ ही नहीं, और
धान की खेती करने के लिए वर्षा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अब गरीब आदमी हैं, जो छोटे किसान हैं, उसके पास तो उस तरह का साधन नहीं है जो खेत में पानी पटाए। कितना पानी पटाएगा, खाद कहाँ से लाएगा? तो ये सब होता है, प्रकृति पर निर्भर रहता है, वर्षा पर निर्भर रहता है। तो ये भी होता है, वर्षा नहीं होता है, उसकी वजह से लोग सब खेती बाड़ी नहीं करते, खेत पड़ती रह जाता है तो सुखाड़ हो जाता है। जब सूख जाता है, इस फसलों को नहीं लगाई जा सकती, यदि यदि लगा भी दी गई तो वह सूख जाता है। जैसे कि अभी के समय में धान, कोई व्यक्ति तो मजबूरन धान भी रोप दिया, लेकिन जब वर्षा नहीं होता, धान का जो फसल होता है वो बड़ा नहीं, छोटा हुआ और उसमें बाल बढ़िया से नहीं दिया, लेकिन वो सूख गया। फलतः अन्न की कमी हो जाती है, उसमें जब बाल देगा ही नहीं तो उसमें क्या, उसमें फल आएगा? आएगा ही नहीं, उसकी कमी हो जाती है। बाहर से अन्न मंगवाना पड़ता है, इसकी महंगाई बढ़ जाती है। फसल नहीं उपजने से चारा भी नहीं उपज पाती है। चारा का मतलब जो होता है घास भूसा जो होता है, धान से क्या होता है, घास निकलता है जो जानवरों के काम में आता है। गेहूं से भी जो वो दौनी में जो भूसा आता है वो भी जानवरों के काम होते हैं, चारा के काम आता है। तो ये सब जब भी फसल ही नहीं होगा तो ये चारा आएगा कहाँ से? तो ये सभी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे मवेशियों के लिए चारे का विकल्प हो जाती है और चारा घोटाला तक होने लगता है। अब बताइए आपको कमेंट में चारा घोटाला में कौन जेल में गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तब तक देखते हैं, कमेंट आप करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा क्या है? सूखा के लिए जिम्मेवार कारक बताइए। मतलब सूख रहा है, इसका जिम्मेवार कारक कौन है? इसको कौन कौन इसको जिम्मेवार हम ठहरा सकते हैं? तो सूखा के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। वर्षा नहीं हुआ तो सबसे पहला कारक ये हो गया वर्षा। नहर तथा तालाबों की कमी। अब सिंचाई के लिए हमें तालाब होना चाहिए, तालाब के साथ साथ तालाब में पानी होना चाहिए, नहर होना चाहिए, जो सीजन पर नहर में पानी देना चाहिए, पानी छोड़ना चाहिए, ऐसी भी नहीं होती है। अगला है बिजली की कमी तथा बोरिंग की व्यवस्था का अभाव। बोरिंग का मतलब होता है वही जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोरिंग कहते हैं, उसको बोरिंग कहा जाता है। जब बिजली रहेगा ही नहीं तो बोरिंग चलेगा कैसे, और बोरिंग नहीं रहेगा तो फिर खेत में पानी पटेगा कैसे? तो ये सुखाड़ का मुख्य ये भी एक साधन है, ये भी एक कारण हो सकते हैं। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात से अन्न का उपज को बढ़ना आवश्यक है, लेकिन उपयुक्त कमी के अलावा गाँव के धनी मानी लोग कुएँ खुदवाना छोड़ दिए हैं और कुएँ भी देख रेख के अभाव में नष्ट हो जा रहे हैं। भूमिगत जल स्तर नीचे दूर से दूर भागता जा रहा है। अब कहने का मतलब है कि लोग सब ना, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो उपजाऊ भी तो ज़्यादा होना चाहिए। अब खाने वाले ज़्यादा हैं तो भाई उपजाऊ तो ज़्यादा होगा, और खाने वाले ज़्यादा हैं उपजाऊ कम है तो भाई तो महंगाई होगी। तो महंगाई तो बढ़ जा रही है। और लोग सब पहले के गाँव में क्या होते थे, कुआँ हुआ करते थे, जो कुआँ से पानी जो ना अपने आप निकलता था। अब पानी का स्तर भी नीचे चला गया है और कोई लोग अब कुआं खुदवाना चाहते नहीं हैं, क्योंकि पहले के समय में कुआं खुदाया जाता था और नीचे से स्वच्छ और साफ पानी आता था, जो लोग सब पीने के काम में और चीज़ में काम में उपयोग करते थे। लेकिन अब धनी बनी के पास अब समय नहीं रह गया है कि वह कुआं खुदवाना छोड़ दिया है और इसका देख रेख का भाव में भी नष्ट हो गया। अब कुआं खुदवाने से नहीं होता, कुआं खुदवाने के बाद फिर उसे जब पानी सूख जाता है तो फिर उसे नीचा में फिर गड्ढा किया जाता है, फिर गड्ढा करने के बाद फिर उसे अपने आप पानी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का साधन भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना छोड़ दिया, इसका भी मुख्य कारण हो सकते हैं। अगला बात करते हैं कि सूखा से बचाव के तरीके का उल्लेख बताइए। अब सूखा तो पड़ गया, लेकिन इसे कैसे बचा जाए? अब सुखाड़ पड़ गया तो इसको बचने के लिए क्या किया जाए? तो सूखा से बचाव के मुख्य 2 योजनाएं अपनाई गई है। पहला योजना दीर्घकालीन तथा दूसरा है लघुकालीन। अब ये दीर्घकालीन और लघुकालीन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ से दीर्घकालीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है दीर्घकालीन योजना, नहर, तालाब, कुआं, परन और आहार का निर्माण करना, यही अल्पकालीन योजना। एक मिनट, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। तो यहाँ से हो गया अल्पकालीन, ठीक। अल्पकालीन योजना बोरिंग करना, बिजली पंप द्वारा जल का दोहन किया जाता है जिससे सिंचाई की जाती है, और पेयजल का समस्या को दूर करने के लिए अंतर टैंकों में पानी भरकर जनता को वितरण किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजना कहते हैं, ठीक है। जो कि आपको इसमें आपको ज़रूरत को पूर्ति करता है। तो पहला याद आ गया ना दीर्घकालीन, दीर्घकालीन में आ जाएगा नहर आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, कुआं आ जाएगा, ठीक है। और अल्पकालीन योजना में बोरिंग जिसको घसाया जाता है, बिजली से पंप द्वारा बिजली दोहन किया जाता है, सिंचाई करने के लिए नलकूप हो गया, ठीक है, इसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ से ये सभी जो क्वेश्चन थे आपको बाढ़ से रिलेटेड थे, बाढ़ और सुखाड़ से, और ये आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन थे। क्या थे? आपदा प्रबंधन। क्या था? आपदा प्रबंधन, जो कि आपको एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से
2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 5-7 नंबर के होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं अंत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।